ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये जरा समझा दें, ये सवाल कैसे हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, ये समझा दें। इसका मैं हेडिंग दे देता हूँ। ये सवाल है मई जून 2019 पेपर 22। ठीक है, तो ये सवाल बेसिकली मई जून 2019 पेपर 22 का सवाल है। और मुझे एक दो बच्चों ने कहा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये सारा समझा दें। इस सवाल के अंदर जो खासियत है वो क्या है, इस सवाल के अंदर सबसे पहले वो आपको वो दे रहा है, क्या कहते हैं, आपको फीफो एनएफओ के बारे में बात कर रहा है। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है ना, जो भी हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, वो हमेशा क्वेश्चन 4 में आती है। अगर पेपर में कोई भी सवाल आएगा एफको का या फीफो का, तो वो हमेशा क्वेश्चन 4 में आएगा, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 में नहीं आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन एफको फीफो ये आपकी बेसिकली कॉस्टिंग का पार्ट होती है, और उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आएगा बस, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दो, ये बता दो हमने माल जो इशू किया था वो कितने का था। तो ये सवाल फीफो के ऊपर बेस करता है। इसमें कह रहा है जेसी इज अ मैन्युफैक्चरर एंड यूजेस अ सिंगल रॉ मटेरियल टू मेक हर प्रोडक्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। उसके बाद इसने डेट 1 को ट्रांजैक्शन दी है, मार्च 1 को, मार्च 3 को, मार्च 10 को, मार्च 17 को, 4 डेट पे ट्रांजैक्शन दी है। ठीक है, एक मिनट मोबाइल ऑफ कीजिएगा, मेरी नेट कमजोर हो रहा है। आगे कह रहा है जेसी यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड टू वैल्यू हर इन्वेंट्री। the following issues to production took place। issues से मुराद है कि ये सामान उसने आगे सेंड कर दिया था, ये सामान उसने आगे भेज दिया था, एक किस्म का सेल्स इसको कह सकते हैं आप। आगे इसका सवाल है कैलकुलेट द फॉलोइंग इन डॉलर्स। उसने सवाल में ये पूछा है कि ये बताएं कि हमने जो 5 मार्च को जो माल इश्यू किया था उसकी इशूड वैल्यू बताएं। जो हमने 5 मार्च को जो माल इश्यू किया था उसकी इशूड वैल्यू बताएं। अब कभी भी सवाल आ जाए, देखिए ये डेटा है, आपने फीफो में पढ़ा होगा, एक होता है पीरियोडिक मेथड, एक होता है परपेचुअल मेथड। फीफो में जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी होती है, तो अगर आप पीरियोडिक मेथड यूज करें या परपेचुअल मेथड यूज करें, आंसर सेम आएगा। जब भी पेपर में सवाल आ जाए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ अकॉर्डिंग टू फीफो, तो आप परपेचुअल यूज करें या आप पीरियोडिक यूज करें, आंसर सेम आएगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री का सवाल करें तो आप पीरियोडिक ही यूज किया करें। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए कि वो ये पूछे कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ये बताओ कि हमारी इन्वेंट्री की क्या वैल्यू थी, 3 मार्च को क्या इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही थी जो हमने सेंड की थी, 10 मार्च को इन्वेंट्री की क्या वैल्यू आ रही थी जो हमने सेंड की थी, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, परपेचुअल मेथड यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आंसर सही आएगा, अदरवाइज सही नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर पेपर में सवाल आ जाता है फीफो का, तो फीफो में अगर आप चाहे पीरियोडिक मेथड यूज करें या परपेचुअल मेथड यूज करें, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। और टाइम बचाने के लिए बेस्ट क्या होता है, बंदा पीरियोडिक मेथड यूज करे अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री का सवाल है। लेकिन सवाल क्लोजिंग इन्वेंट्री का नहीं हो, बीच बीच में से कि आपने 3 मार्च को जो माल इशू किया, 10 मार्च को जो माल इशू किया, उसकी इशूड वैल्यू क्या थी, इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको पीरियोडिक मेथड, परपेचुअल मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो जरा इस सवाल को करते हैं। इस सवाल के लिए ये देखें, उसने बोला है 5 मार्च को जब हमने माल इशू किया है, हमने 3000 यूनिट 5 मार्च को हमने आगे भेजे हैं, बोले इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, सवाल में चले जाएं। ये सवाल में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 1500 यूनिट थे, और एक यूनिट कितने के हिसाब से था, 1.90 के हिसाब से था। तो हम लिख देते हैं हमारे पास 1500 यूनिट थे ओपनिंग डेट पे, और एक यूनिट था 1.90 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 3 मार्च को क्या हुआ सर, 3 मार्च को आपने 3500 यूनिट और मंगवाए, और कितने का पड़ा सर वो आपको, 1.92 के हिसाब से पड़ा। तो हम जाके लिख देते हैं कि हमने 3000 यूनिट और मंगवाए थे, और ये हमने रिसीव किए थे, हमें ये पड़े थे 1.92 के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो पुराना बैलेंस था उसमें 1500 यूनिट आ रहे थे, अब हमारे पास 3000 यूनिट और हो जाएंगे। तो आप लिखें 3000 और इसकी जगह लिख दें 1.92। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? मैं आपको वीडियो भेज दूंगा परपेचुअल की, अगर आपको परपेचुअल का कॉन्सेप्ट पता नहीं है कैसे करते हैं, तो मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा आपको। मेरे साथ है, मुझे बताएं यस नो, मैसेज में लिखे तो सही। तो ये कहानी हमारी हुई थी 1 मार्च को, ये कहानी हमारी हुई थी 3 मार्च को। ठीक है, उसके बाद सर क्या हो रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि सॉरी, उसके बाद वो कह रहा है कि 5 मार्च को क्या हुआ था सर। अच्छा, इसके बाद 10 मार्च को हमने दोबारा माल रिसीव किया था, नहीं, लेकिन हमें वो कह रहा है ये बताओ कि 5 मार्च को जो हमारी इन्वेंट्री की जो हमने आगे माल भेजा था उसकी क्या वैल्यू थी, ये बताएं। तो 5 मार्च को हमने क्या किया था,
5 मार्च को हमने 3000 यूनिट हमने क्या किए थे, आगे भेज दिए थे। मतलब जो भी माल हमें रिसीव हुआ था उसमें से 3000 यूनिट हमने आगे प्रोडक्शन के लिए भेज दिए थे, मतलब सेल के लिए हमने भेज दिए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको देखेंगे जो डेटा गिवन है। हमारे पास 1500 यूनिट थे 1.90 के हिसाब से, और 3000 यूनिट थे 1.92 के हिसाब से। इनमें से 3000 सॉरी, अच्छा 3500 रिसीव हुए थे, सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था, सॉरी, ये 3500 हो जाएगा और ये भी 3500 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बेटा, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, तो वो कह रहा है 5 मार्च को क्या हुआ था, 5 मार्च को हमने क्या किया था, ये देख लें। 5 मार्च को हमने 3000 यूनिट क्या किए थे, आगे सेंड किए थे, तो ये 3000 यूनिट इसी में से ही जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फीफो क्या होगा, हमारे पास दो बैच हैं, एक 1500 वाला है, एक 3500 वाला है। तो सबसे जो पहला बैच था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो हमारे पास जो 3000 यूनिट थे उसमें से 1500 यूनिट तो चले जाएंगे, उनका रेट क्या होगा 1.90। ठीक है, ये जो हमारे पास यूनिट आ रहे हैं ये तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सर क्या होगा, हमारे पास जो ये 3500 यूनिट है ना, 3500 यूनिट जो है, हमने टोटल कितने यूनिट आगे सेंड किए हैं सर, हमने टोटल सेंड किए कितने, आप देख सकते हैं 3000। तो 1500 तो ये वाले यूज हो गए, बाकी 1500 कहाँ से यूज होंगे, इससे यूज होंगे। तो क्या होगा सर, हमारे पास हम लिख देंगे यहाँ पे 1500, और इसका रेट कितना होगा 1.92। अच्छा जी, जब ये सारा हो जाएगा तो ये बचाए हमारे पास कितने और बच जाएंगे। तो ये सारा जब हो जाएगा तो हमारे पास जो बकाया यूनिट बचेंगे वो बचेंगे 2000, 2000, और उनका रेट कितना होगा 1.92। अब जरा सुनिएगा, सवाल में उसने ये पूछा है कि जो हमने माल इशू किया है, जो हमने 5 मार्च को माल इशू किया है उसकी वैल्यू बताओ। तो 5 मार्च को ये माल इशू हुआ था, तो इसकी वैल्यू कितनी है, बहुत सिंपल है। आप क्या करें, 1500 को मल्टीप्लाई करें 1.90 से, और 1500 को मल्टीप्लाई करें 1.92 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हुई, मुझे यस या नो बोल दें। जी बेटा, चले मैं आगे चलता हूँ। अब आगे वो कह रहा है कि ये बताएं 23 मार्च को, ठीक है, ये सवाल देख लें दोबारा। 5 मार्च को हमने 3000 यूनिट इशू किए थे, और 23 मार्च को हमने 4500 यूनिट इशू किए थे। तो बोले 23 मार्च को जो यूनिट हमने इशू किए थे 4500, इनकी वैल्यू बताएं कि ये हमने किस प्राइस पे इशू किए थे, इनकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये 5 मार्च तक तो हमने बना लिया था, 5 मार्च के बाद क्या हुआ हम जाके सवाल में देखेंगे। तो इसी ग्राफ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस लिख लेंगे, देखिए वो कितना है सर, 2000 यूनिट एट 1.92 आफ्टर 5 मार्च, ठीक है। आफ्टर 5 मार्च क्या हो रहा है, सवाल में देख लें। आफ्टर 5 मार्च क्या हो रहा है, आपने क्या किया था, 2000 यूनिट और बाई किए थे एट 1.95। तो चलें जी उसको अपडेट कर देते हैं, 2000 यूनिट हमने और बाई किए थे एट 1.95। तो मैं लिख देता हूँ 2000 यूनिट हमने और बाई किए थे एट 1.95। और ये हमने कब बाई किए थे सर, ये हमने बाई किए थे 10 मार्च को, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे सवाल में कह रहा है कि सर 17 मार्च को, आप देख सकते हैं 17 मार्च को हमने 1500 यूनिट और बाई किए। तो चलें जी इसको भी अपडेट कर देते हैं, और उनका रेट था 1500 इंटू 2.00। हम लिख देते हैं 1500 एट 2.00, ये लिख देते हैं 1500 एट 2.00, ठीक। अच्छा जी, अब क्या हुआ सर, उसके बाद 17 मार्च के बाद क्या हुआ, 17 मार्च के बाद आपने 23 मार्च को 4500 यूनिट क्या किए थे, आगे सेंड किए थे। तो ये इशूड है, ये रिसीव नहीं किए, ये आपने आगे भेजे हैं, तो ये मैं माइनस करने होंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे सर, तो आ जाए बेटा, 4500, 4500 हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो फीफो मेथड में क्या होगा, सबसे पहले ये 2000 क्या हो जाएंगे, ये आपके यूज हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 2000 यूनिट, और इनका रेट कितना था, इनका रेट था 1.92, ठीक है। उसके बाद सर हमने 4500 सेंड किए हैं, 4500 सेंड किए हैं। उसके बाद सर क्या होगा, ये जो 2000 है ये भी यूज हो जाएंगे। तो आप लिख दें 2000, और इनका रेट कितना होगा 1.95, ठीक है। लेकिन सर हमने 4500 यूनिट भेजे, देख लें आप ऊपर, हमने सेंड कितने किए हैं, 4500 सेंड किए हैं आगे। तो चलें जी, 2000 ये भी यूज हो गए, 2000 ये भी यूज हो गए, बाकी कितने बचे सर, 4500 हमने सेंड किए थे, तो 4000 तो यूज हो गए, बाकी बच गए 500। तो वो कहाँ से जाएंगे, आपके पास 3 बेचे, ये पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया, तो 500 यहाँ से यूज होंगे। तो कर लेते हैं सर इसको भी।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 500 और इनका रेट कितना था 2.00। अच्छा जी, इसके बाद तो सवाल में उसने आपसे ये मांगा है, सवाल में उसने आपसे ये मांगा है कि जो 23 मार्च को हमने माल इशू किया था उसकी प्राइस बताओ। तो आप 2000 को मल्टीप्लाई कर दें 1.92 से, 2000 को मल्टीप्लाई कर दें 1.95 से और 500 को मल्टीप्लाई कर दें 2.00 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट था। ये भी समझ में आया नहीं आया? आप पेंसिल से काम कर सकते हैं पेपर में, कोई इशू नहीं है। और जो ये आंसर आ रहा है ना आपके पास आखिर में, इसको फिर पेन से लिख दीजिएगा साइड पे। अच्छा, अब अगला पार्ट, अगला पार्ट बोल रहा है कि ये बताएं साल के आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री महीने के आखिर में बतानी है, मतलब आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शन। तो हमने ये चार्ट बनाया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मार्च 1 से, हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, इसकी एंट्री भी रिकॉर्ड कर दी, इसकी भी कर दी और ये सारी कर दी। मतलब अब कोई रिमेनिंग एंट्री नहीं है। ये हमारी लास्ट डेट थी 23 मार्च, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो अब सिंपली क्या करें, आपने ये चार्ट बनाया हुआ है, आपने ये सारा लिख दिया है, इसको आप फाइनल कर लेते हैं। तो ये 2000 यूनिट जो थे आपने यूज कर लिए, ये 2000 यूनिट भी आपने यूज कर लिए। और इस 1500 में से, इस 1500 में से आपने कितने यूज किए हैं सर? 500 यूज किए हैं। तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे? तो बाकी रिमेनिंग बचे हमारे पास 1000। आप देख लें, ये 1500 यूनिट थे, इसमें से 500 आपने आगे सेंड किए, तो बाकी 1000 बच गए होंगे। और उनका रेट कितना होगा? 2.00। इसका मतलब साल के आखिर में हमारे पास, महीने के आखिर में 1000 यूनिट बचे और उनका रेट था 2.00। इट मीन्स उसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी $2000। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां तो कोई सवाल? जी बेटा, यहां तो कोई सवाल? जल्दी बताएं, बी क्विक गाइस। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आपको बेटा एडवांटेजेस याद करने पड़ेंगे। तो फीफो मेथड जो होता है वो, सबसे पहली बात उसका क्या एडवांटेज है? ये इजी टू कैलकुलेट है। फीफो मेथड जो है हमारे पास इजी टू कैलकुलेट है, बहुत आसान है, कोई ख्वारी नहीं होती। इजी टू, ठीक है ना, इजी टू कैलकुलेट है। और दूसरी बात, इसका दूसरा फायदा क्या होता है? एक्सेप्टेबल मेथड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मेथड है। अगर आप कोई भी इन्वेंट्री वगैरह खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो हमारे पास 3 मेथड यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं लीफो, एक को कहते हैं एफको, एक को कहते हैं फीफो। ये 3 मैं लिख देता हूँ, फीफो, एफको और उसके अलावा हमारे पास क्या यूज है? लीफो। तो लीफो जो है वो एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है, पहले यूज होता था, अब मना कर दिया है। तो ये 2 मेथड हमारे पास वाइडली एक्सेप्टेबल है। ये तब यूज होता है जब मार्केट में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, और मार्केट अगर आपके पास स्टेबल हो तो फिर हम फीफो मेथड यूज करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट भी एक बच्चे ने बताया कि आपके पास क्या नाम है, हायर प्रॉफिट आएगा एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है ना, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम इसके इम्पैक्ट नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट इसके बेनिफिट बताएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे उसने आपको बोला है आपने ओवरहेड एनालिसिस शीट बनानी है। ठीक है, ओवरहेड एनालिसिस शीट बनानी है। ये सारे उसने खर्चे दिए हैं सॉरी, ये सारे उसने खर्चे दिए हैं। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, हीट एंड लाइट दिया हुआ है, मशीनरी मेंटेनेंस दिया हुआ है, और ये इसके आगे बेसिस दी हुई है। तो सबसे पहले आते हैं डेप्रिसिएशन पे। ये है 9760। हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मशीनिंग में, असेंबली में, स्टोर में। तो मुझे बता सकते हैं हम कौन सा तरीका, हम कौन सी बेस लेंगे इसके लिए? जल्दी बताएं। सवाल में कभी कभार वो बताता नहीं है कि डेप्रिसिएशन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कौन सी बेस लेंगे? जल्दी बताएं। ये आपके सामने बेसिस दी हुई हैं। बी क्विक गाइस। एनसी है, शाबाश शाबाश। तो हम ये वाली बेस लेंगे, ठीक है। और इसको करने का तरीका क्या होता है? बहुत आसान है, आप लोगों ने सीखा हुआ है। उसके करने का तरीका ये होता है, जब भी इन तीनों में हमें बांटना होगा, हम लेंगे टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है 9760 और मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी बेस से, वो कितनी बनती है 91,000। ठीक है, 91,000। इसी तरीके से असेंबली के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, और स्टोर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 से, और डिवाइड कर देंगे इन सब के टोटल से। तो 21 प्लस 28 कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा सर 1,40,000। ओके बेटा, ठीक है। ये मैं कर नहीं रहा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ताकि आपकी क्लास का टाइम बच जाए। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट नीचे किया हुआ है, तो ये देख लें। ये मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं, वैल्यूज आ रही हैं ये सारी, देखें। सॉरी, 6344 1952 1464। सर ये कैसे आया? इस तरीके से आया, ये रेशो बना के आया। ठीक है, इसमें आंसर अगर डेसिमल में आ रहा हो तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा। सर आगे चलते हैं। अब आगे हमें ये वाला खर्चा बांटना है सर, हीट एंड लाइट बांटना है। कैसे बांटेंगे? सर इसने क्या आगे लिखा हुआ है, ये ख्याल कीजिएगा
हीट एंड लाइट के लिए वैसे आप लोग क्या यूज करते हैं सर? हीट एंड लाइट के लिए वैसे हम यूज करते थे फ्लोर एरिया, अगर आपको याद हो, ठीक है। और पावर के लिए हम यूज करते थे किलोवाट आवर्स। तो कभी कभार सवाल में ये होता है कि पावर नहीं दिया हुआ होता, कभी कभार सवाल में ये होता है कि पावर नहीं दिया होता, तो हीट एंड लाइट के लिए हम क्या यूज करें? तो वो डिपेंड करता है, अगर सवाल में उसने किलोवाट आवर दिया हुआ है और वो किलोवाट आवर किसी और डिपार्टमेंट में यूज नहीं हो रहा, तो फिर हीट एंड लाइट के लिए हम क्या यूज करेंगे? किलोवाट आवर यूज करेंगे, ठीक है। वैसे सवाल में अगर पावर अलग से दिया हुआ हो, हीट एंड लाइट अलग से दिया हुआ हो, तो हीट एंड लाइट के लिए हमेशा फ्लोर एरिया यूज करना है और पावर के लिए आपने किलोवाट आवर यूज करना है। लेकिन अगर सवाल में पावर का वर्ड नहीं आ रहा, पावर के नाम से कोई खर्चा नहीं आ रहा और सवाल में किलोवाट आवर दिया हुआ है और फ्लोर एरिया भी दिया हुआ है, तो फिर आपने ये एक कंफर्मेशन करनी है कि कोई और डिपार्टमेंट तो किलोवाट आवर यूज नहीं करना, कोई सर्विस डिपार्टमेंट। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर हीट एंड लाइट के लिए हमेशा फ्लोर एरिया लेंगे, ठीक है, इस सूरत में। अच्छा, इस सवाल में इसने बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे? किलोवाट आवर यूज करेंगे। तो किलोवाट आवर कहाँ है? ये रहे। और इसका भी सेम तरीका होगा, आपने क्या करना है? आपने खर्चा उठाना है। हमारा खर्चा आ रहा था 13,850 मल्टीप्लाई बाय, अब मशीनिंग का कितना खर्चा है? 4,000। बेस कितनी है? 4,200। असेंबली की कितनी है? 2,100। और स्टोर की कितनी है? 700। और डिवाइड कर दें आप टोटल से, ठीक है। डिवाइड कर दें टोटल से। टोटल कैसे आएगा? 4,200 में आप 2,100 प्लस करें एंड देन 700 प्लस करें, तो ये हो जाएगा 2,800 और 4,200 ये हो जाएगा 6,000, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसके खर्चे भी क्या कर देंगे? बांट देंगे। ये देख लें, मैंने नीचे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ये मैंने हीट एंड लाइट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। सर जी मशीनरी मेंटेनेंस के ऊपर आ जाएं, तो इसने मशीनरी मेंटेनेंस का लिखा हुआ है मशीन आर, तो हम मशीन आर में ही करेंगे। अगर सवाल में नहीं बताया हो तो आपने मशीन आर यूज करना है, तो मशीन आर इसने दिए हुए हैं। अच्छा, ये बच्चे ने बताया सर आपने ये गलत किया है, 6,000 नहीं आएगा बल्कि ये 7,000 आएगा, सॉरी बेटा। अगर इस तरह पेपर में मिस्टेक हो भी जाती है तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, सारा सवाल नहीं खराब होगा, आपको ऑन फिगर मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, मशीनरी मेंटेनेंस का आ जाए। अब मशीनरी मेंटेनेंस में ये कि इसकी बेस नहीं दी आपको, इसकी बेस नहीं दी आपको, स्टोर की बेस नहीं दी। तो जब किसी चीज की बेस नहीं दी तो आपने खर्चा बांटना ही नहीं है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर ये 1,40,000 कहाँ से आया? बेटा जब रेशो निकालते हैं ना, जब रेशो निकालते हैं तो टोटल करते हैं, तो ये 91,000 हो गया, ये 28,000 हो गया, ये 21,000 हो गया। इन सब का टोटल करेंगे ना, इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये बनेगा 1,40,000, 1,40,000। अच्छा जी, सर मशीनरी मेंटेनेंस के ऊपर आ जाएं। 6,500 की हमारी मशीनरी मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है, तो आपको उसने स्टोर की बेस नहीं दी, तो आपने इन दोनों के अंदर ही बांटना है और वैसे ही तरीका होगा। तो मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है। ये सारा मैंने बांट दिया, यहाँ लिखा नहीं। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ गया 1984,854, ये आ गया 7407, ये आ गया 2849, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर? ये जो हमारे पास स्टोर का खर्चा है इसको करेंगे रीअपोर्शन। अब स्टोर के खर्चे को रीअपोर्शन कैसे करेंगे? तो उसके लिए या तो आपको सवाल में परसेंटेज बताएगा, या नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर बताएगा, या नंबर ऑफ रिक्वेजिशन बताएगा। तो आप सवाल में जाके देख लें और कभी कभार पढ़ा करें कि उसने कोई तरीका बोला ही नहीं बोला। सवाल अच्छी तरह ये पढ़ा करें, ये लाइन जो है अच्छी तरह पढ़ा करें। तो इस सवाल में स्टोर रिक्वेजिशन दिया हुआ है, मैं आपको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। 375 एंड 125, ये इसने स्टोर रिक्वेजिशन के बारे में बताया हुआ है। तो इसी को आप रेशियो में कन्वर्ट कर दें। क्या मतलब? आप लें 2849, ये हमारा स्टोर का खर्चा है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 375 से, मल्टीप्लाई कर दें 125 से और डिवाइड कर दें रेशियो से, तो ये हो जाएगा कितना? 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500। तो जब आप इसको 2849 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 375 डिवाइड बाय 500, तो ये आंसर आएगा, ये इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसी तरीके से 125 डिवाइड बाय 500 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ऐड कर लीजिएगा। और ये पूरा अमाउंट आप माइनस कर लीजिएगा। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि इस डिपार्टमेंट की कोई बेसिस नहीं होती। हम जब डिपार्टमेंटल रेट निकालते हैं तो सर्विस डिपार्टमेंट के नहीं निकालते हैं, हम हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के निकालते हैं। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर हो गया, कैंटीन हो गया, उसके अलावा आपका मेंटेनेंस हो गया, ये हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा जी, आखिर में टोटल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21,991, 8,119 और ये हो जाएगा निल। यहाँ तक कोई सवाल? बी क्विक गाइस, सब बताएं बेटा। यहाँ तो कोई सवाल? ओके सर। अच्छा जी, आगे कैसे चलेंगे? अब आगे कैसे काम करेंगे? अब आगे आपने क्या करना है, उसने कहा डिपार्टमेंटल रेट फाइंड करें। डिपार्टमेंटल रेट फाइंड करें। तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, मशीनिंग है एंड असेंबली है। डिपार्टमेंटल रेट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है टोटल। तो टोटल आपने फाइंड कर लिया दोनों का, ये टोटल आ गया आपके पास। इसको डिवाइड करेंगे हम बेस से। तो आपने सवाल में ये देखना है कि हमारे लिए कौन सी बेस यूज होगी, लेबर आर या मशीन आर। तो मैं मिटा देता हूं पहले,
सबसे पहले आ जाते हैं उस पे, मशीनिंग डिपार्टमेंट पे आ जाए। इसके लेबर आ रहे हैं 2700 और इसके हैं मशीन आ रहे हैं 13400। हम कौन सा यूज करेंगे, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। मशीन आ रही है, लेबर आ, सर 13400, शाबाश। इसी तरीके से आप आ जाएं इसके ऊपर, असेंबली के ऊपर, इसकी बेस दी हुई 6300 और 3350। हम कौन सा यूज करेंगे, शाबाश 6300। मैंने यही किया है बेटा, मैंने यही किया है। मैंने इनकी ये वैल्यू ली और इसको डिवाइड किया है। अच्छा, इसकी हमेशा सवाल पढ़ा करें। इसने यह लिखा हुआ है कि यूजिंग अ सुटेबल बेसिस। अगर वो बोल देना कि आपने मशीन आर्ट से करना है तो फिर आप मशीन आर्ट से कीजिएगा, अपनी मर्जी मत चलाइएगा। अगर आपको बोलता है अप्रोप्रिएट बेसिस, सुटेबल बेसिस, तो फिर हम ये तरीका यूज करेंगे कि दोनों में से जो हायर होगा वो लेंगे। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। सो यहाँ मैंने यही किया है, इसको 13400 से किया, ये आ गया $1.64 पर मशीन आवर। इसको मैंने किया 6300 से, ये आ गया डायरेक्ट लेबर आवर। कोशिश करें ये लिखा करें बेस पर मशीन आवर, ये लिखा करें पर डायरेक्ट लेबर आवर। दूसरा, उसने बोला है 2 डेसिमल प्लेस, तो बाकायदा मैंने बच्चों के पेपर चेक किए हैं, बच्चों ने 3 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखा। किसी बच्चे ने क्या किया है, बिल्कुल सही लिखा, 1.6 लिखा, 1.6 है, बस 4 को उसने ड्रॉप कर दिया, तब भी एग्जामिनर ने मार्क्स काटा है। तो ये छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, आपके हाथ से चले जाएंगे। तो जहां वो बोले 2 डेसिमल प्लेस, तो आपने वैसे ही काम करना है। अब सर आगे चलते हैं, टाइम कम है, आगे चलते हैं। चलिए जी, वो बोला है सेलिंग प्राइस हमें बताएं कि हमारे पास एक ऑर्डर आया है और उसके लिए सेलिंग प्राइस बताएं, हम क्या बताएंगे। अब इसमें आ जाए, सबसे पहले हमारे पास एक कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है 200 यूनिट का, 200 यूनिट का उसने ऑर्डर दिया है। और 200 यूनिट के लिए उसने बोला है कि भाई आप हमें ये बताएं कि कितनी सेलिंग प्राइस होगी। तो सेलिंग प्राइस के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा सीन है, ठीक है। अच्छा जी, ये उसने हमें डेटा दिया हुआ है, 1 मिनट का डेटा, 1 मिनट का डेटा दिया हुआ है कि 1 मिनट अगर बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। डायरेक्ट मटेरियल की वजह से ये तो मुझे बता दिया है कि कितना किलो लगेगा, पर 1 किलो कितने का आएगा ये नहीं बताया। तो सर क्या करें, ये तो बता दिया उसने कि 3 किलो लगेगा इस ऑर्डर के ऊपर, पर 1 किलो कितने का आएगा। तो कहीं उसने मटेरियल की प्राइस आपको बताई है कि आपको 1 किलो कितने का पड़ेगा मार्च के एंड में। ये आप कब बना रहे हैं सर, ये इस डेट पे बना रहे हैं, तो आपको पता हो कि आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसमें मटेरियल कितने का था, कहीं लिखा हुआ है। मैं जरा समझाता हूँ, देखें, आपके पास मटेरियल की डेटा सवाल के शुरू में दिया हुआ है। ये देखें, ये सवाल का स्टार्ट था, ये सवाल के शुरू में मटेरियल की डेटा गिवन है। हमने मटेरियल इतने का खरीदा, इतने का खरीदा, इतने, ये सारी कहानी मार्च की है। आप ऑर्डर ऑर्डर की प्राइस बता रहे हैं 1 अप्रैल को, कब बता रहे हैं, 1 अप्रैल को, और ये सारी कहानी मार्च की है। तो जाहिर है मार्च के एंड में जो इन्वेंट्री बची होगी मैं वो यूज करूंगा, जो मार्च के एंड में बची होगी वो अप्रैल के शुरू में यूज करूंगा। तो मार्च के एंड में जो इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 1 यूनिट कितने का पड़ रहा था, 1 केजी कितने का पड़ रहा था सर, 2 रुपए का पड़ रहा था। ये सारा माल आपने केजी में खरीदा है, तो उसने लिखा होगा ये सारा माल किलो में खरीदा है। तो ये क्या है, ये 1000 यूनिट नहीं है, ये 1000 केजी है। और 1000 केजी का क्या रेट आ रहा है, 2 आ रहा है। ये रेट कब आ रहा था सर, 31 मार्च पे आ रहा था। और आप बंदे को ऑर्डर कब बना के दे रहे हैं, 1 अप्रैल को बना के दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि कभी कभार सवाल में कोई डेटा मिसिंग अगर हो तो आपने ऊपर जाके सवाल को देखना है। अगर आप सवाल का डी पार्ट कर रहे हैं तो आप बी पार्ट को भी देखें, सी पार्ट को भी देखें, ए पार्ट को भी देखें, वहां आपको डेटा मिलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, आंसर आ जाएगा 6। डायरेक्ट लेबर पे आ जाए सर, डायरेक्ट लेबर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, सर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। मुझे बताते रहिएगा अगर मैं गलत करूँ तो। उसके बाद ओवरहेड की तरफ आ जाए सर, ओवरहेड में सबसे पहले आएगा मशीनिंग डिपार्टमेंट। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपने रेट लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल वापस बताओ, ठीक है, सुने बेटा, डायरेक्ट मटेरियल के लिए उसने हमें ये तो बता दिया कि इस ऑर्डर पे, इस ऑर्डर के 1 मिनट पे 3 किलो लगेगा, ये तो उसने मुझे बता दिया, मैं लिखा 3 किलो। लेकिन ये 1 किलो कितने का पड़ेगा ये तो मुझे चाहिए होगा ना, कि ये मुझे 1 किलो कितने का पड़ा था। तो आपने जो सवाल का जो ए पार्ट किया ना, अगर आप सवाल के ए पार्ट में जाएं, ए पार्ट में आपने बैठ के मटेरियल की कैलकुलेशन की है कि जो मटेरियल हमने परचेज किया था हमें कितने का पड़ा था। ये सारी मटेरियल की परचेज की कैलकुलेशन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा मटेरियल यूज हुआ था उस ऑर्डर में, नो सर, आप ऑर्डर की प्राइस बता रहे हैं 1 अप्रैल को,
आपके पास जो ऑर्डर है ना वो 1 अप्रैल को आया है, तो इसका मतलब ये कि ये जो मेरे पास मटेरियल यूज होगा, जो मार्च के आखिर में बचेगा वो यूज होगा। तो मार्च के आखिर में जो आपके पास मटेरियल बचा था वो बचे थे 1000 kg, और 1 kg कितने का पड़ा था आपको? 2 रुपए का पड़ा था। तो मैंने यही किया, ये 2 रुपए लिए यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे आगे सवाल को करने के लिए आपको रेट उठाना पड़ेगा। ये कितना है? 1.64, और ये कितना है? 1.29। तो हम ये नोट डाउन कर लेते हैं, 1.64 एंड 1.29। तो इसका रेट कितना है? 1.64, और इसका रेट कितना है दूसरा असेंबली डिपार्टमेंट का? 1.29। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ये बड़ा मैटर करता है। तो अब गौर से सुनिएगा, ये जो रेट था हमारे पास, ये मशीन आर के हिसाब से, ये जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है इसका रेट मशीन आर के हिसाब से है। तो जिस ऑर्डर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस ऑर्डर के अगर मशीन आर दिए हुए मशीन डिपार्टमेंट के, आप वो लेंगे। क्या मतलब? ये मशीनिंग डिपार्टमेंट का डेटा है। क्या मशीन डिपार्टमेंट के मशीन आर दिए हुए? ये जो ऑर्डर आप बनाने जा रहे हैं इसके मशीन आर दिए हुए? यस सर, ये रहे 1.5 मशीन आर। तो आप लिखें 1.5 मल्टीप्लाई कर। इसी तरीके से जो असेंबली वाला सवाल है, असेंबली वाला सवाल है, ये जो रेट है 1.29, ये लेबर आर के हिसाब से, ये मैं नहीं कह रहा, सवाल में जाके देख लें। ये देख लें, ये रेट हमारा लेबर आर के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा बेटा? इसके लिए हमारे पास जो आप ऑर्डर बना रहे हैं, जो आप ऑर्डर बना रहे हैं, आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आर दिए हुए हैं, तो ये असेंबली डिपार्टमेंट का डेटा है। इसने मशीन आर भी दिए हुए हैं आपको, और लेबर आर भी दिए हुए हैं। हम लेबर आर लेंगे बेटा, जो इसकी बेस होती है उसी के हिसाब से डेटा लेना होता है। अगर ये 1.29 पर लेबर आ रहे तो मैं लेबर आर ही लूंगा। तो असेंबली डिपार्टमेंट किसने आपको लेबर आर ये रे बताए हुए हैं कि वो कितने लग रहे हैं, हमारे पास 2 लग रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 के साथ। ठीक है, ये आप टोटल कर लीजिएगा कितना आया। उसके बाद इसने सवाल में लिखा हुआ है कि हम जो भी ऑर्डर लेते हैं उस पर मार्कअप लगाते हैं, तो जो भी आंसर आए उस पर आप मार्कअप लगाएं। ठीक है, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सॉरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और हम कितने यूनिट बना रहे हैं सर? हम 200 यूनिट बना रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 200 कर लीजिएगा, आपके पास टोटल ऑर्डर प्राइस आ जाएगी जो बनती है। जी बेटा, अनस बेटा तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने काफी जल्दी में समझाया। असल में सवाल टाइम मेरी क्लास का कम होता है, और सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा होती है। सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, ये समझा दें। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखें, डायरेक्ट मटेरियल में हमने क्या किया, 3 को उठाया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ठीक है, 2 कहाँ से आया? ऊपर ए पार्ट से लिया। लेबर के लिए मैंने क्या किया, 2.5 आर लिया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, ये हो गया डायरेक्ट लेबर। जब भी किसी चीज की कॉस्ट बतानी हो ना, जब भी किसी चीज की कॉस्ट बतानी हो, तो हमें उसमें क्या करना होता है, पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, इसको कहते हैं टोटल प्राइम कॉस्ट। फिर हम लिखते हैं ओवरहेड। ओवरहेड ओवरहेड में ये होता है कि पहले आपने जो रेट मालूम किए थे पहले वो लिखेंगे। तो ये सवाल में ऊपर हमने रेट मालूम किए थे, पहले हम वो लिखेंगे, 1.64 एंड 1.29। और इसकी बेस नोट कर लें, इसकी बेस है मशीन आर के हिसाब से, और इसकी बेस है लेबर आर के हिसाब से। तो बेस आपने कब कहाँ लेनी है? जहां सवाल दिया हुआ है उसी के साथ डेटा दिया होगा। तो ये जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है मशीनिंग डिपार्टमेंट का डेटा दिया हुआ है, दोनों ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दोनों देगा, लेबर भी देगा मशीन भी देगा। तो ये मशीन आर के हिसाब से बेस थी, तो हम ये वाला 1.5 मशीन आर लेंगे यहाँ पे। और ये जो असेंबली डिपार्टमेंट है इसकी जो 1.29 बेस थी, आपने ऊपर सवाल किया था लेबर आर के हिसाब से थी, तो वो जानबूझकर दोनों ही देगा, तंग करने के लिए देगा, उसको तंग करने का शौक है बच्चों को। ठीक है, अब उसमें आपने क्या करना है, लेबर आर उठाना है, तो मैं लेबर आर उठाया। ठीक है, इन सब का आप टोटल करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट पे आप 25% मार्कअप लगाइएगा, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट और कॉस्ट को ऐड कीजिएगा, आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की होगी। हम कितने यूनिट बना रहे हैं सर? 200 यूनिट बना रहे हैं, तो आखिर में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब आ जाए आगे चलें। यहाँ वो कह रहा है कि द सेम कस्टमर ऑफर टू पे जैसी द कोटेड प्राइस लेस इट। हमारे पास एक बंदा है, बोला सर हमें 10% डिस्काउंट दें। यही बंदा जो आया कस्टमर हमारे पास, बोला 10% डिस्काउंट दें, और हमारे पास फालतू जगह भी बहुत पड़ी हुई है, मतलब हमारे पास सामान हमारा बिक नहीं रहा, हम अभी भी माल और बना सकते हैं, तो बताएं क्या करें? तो ये बहुत आसान है, अगर आप 10% डिस्काउंट देंगे, स्टिल आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप 10% डिस्काउंट देंगे तो हमारी स्पेयर कैपेसिटी यूज हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ, चलें, आप 10% डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट आपको फिर भी होगा, नुकसान तो फिर भी आपको नहीं होगा। आप 10% डिस्काउंट देंगे तो हो सकता है वो लॉयल कस्टमर हो जाए, वो आगे जाके बड़े ऑर्डर लेकर आए आपके पास।
आप 10% डिस्काउंट देंगे तो आपकी स्पेयर कैपेसिटी, आपका काफ़ी सारी जगह खाली पड़ी हुई है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, तो अच्छी बात है आपकी सेल हो जाएगी। लेकिन अगर बाकी कस्टमर के नॉलेज में आएगा तो वो डिससैटिस्फाइड होंगे। वो बोलेंगे सर हम भी बिकन हाउस के हैं, डिस्काउंट आपने सिर्फ इसको दिया है, ये कौन-सा तरीका है? दूसरा नुकसान सर कि अगर हमारे कंपीटिटर को पता चलेगा तो फिर प्राइस वॉर भी खड़ी हो सकती है। वो भी क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है? और सवाल कितने मार्क्स का है सर? सवाल है अराउंड 5 मार्क्स का। ठीक है सर 5 पॉइंट हो गए, आखिर में एडवाइस कर दें। तो इसमें ये है कि या तो वो नहीं दे, क्योंकि बाकी कस्टमर के इलम में आएगा तो वो डिससैटिस्फाई हो जाएँगे, या फिर अगर वो मेक श्योर कर लेता है कि ये चीज़ बाकी कस्टमर के इलम में नहीं आएगी, तो वो दे दे, क्योंकि इसकी स्पेयर कैपेसिटी है, अच्छा है उसकी स्पेयर कैपेसिटी यूज़ हो जाएगी। दैट्स इट। मुझे एक और सवाल भी समझाना था, लेकिन वो मैं कल ही कराऊँगा, आज मुश्किल है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल है। आप लोग भी मुझे सवाल भेज सकते हैं बेटा, अगर आपको लगता है कोई सवाल ऐसा